आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए परम्यूटेशन मतलब होता है ना चीज़ों को अरेंज करना। परम्यूटेशन मतलब चीज़ों को अरेंज करना और कॉम्बिनेशन मतलब चीज़ों को सेलेक्ट करना, चीज़ों का सिलेक्शन करना, चीज़ों को चॉइस करना किसी भी थिंग को। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास पांच 5 बॉल है, 1 2 3 4 और 5 बॉल है। इन पांचों बॉल में से दो बॉल जो है, तीन बॉल क्या है मेरा, ये 3 बॉल मेरा रेड है और ये 2 बॉल मेरा ब्लू है। ठीक, दो दो मेरा रेड, 3 रेड बॉल है और 2 मेरा ब्लू बॉल है। अब अगर हमको बोले, अब अगर हमको बोले कि कोई एक आइटम चूज कीजिए, पिक, जैसे अगर हमको बोले पिक एनी वन आइटम, कोई एक आइटम को आप चूज कर लीजिए, वन आइटम। तो हम कैसे चूज कर सकते हैं? हम चूज ऐसे कर सकते हैं कि जैसे इसको बॉल 1 माने, इसको बॉल 2 माने, इसको बॉल 3 माने, ठीक है, इसको बॉल 4 माने और इसको बॉल 5 माने, ठीक है। या इसको R1, जैसे रेड बॉल 1 ऐसे मान लें, R1 R2 ऐसे करके ज़्यादा आसान होगा कि रेड बॉल 1, रेड बॉल 2 और रेड बॉल 3 ऐसे मान लिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि हम ये R1 जो बॉल है, या तो इसको चूज कर लें, ये R1 बॉल है, इसको चूज कर लें, या R2 बॉल को चूज करें, या R3 बॉल को चूज करें, नहीं तो B4 बॉल को चूज करें, या B1 B2 कर दो ना, B2 B1 बॉल को चूज करें या B2 बॉल को चूज करें। ठीक, तो यहाँ पे देखो, या तो हमको क्या बोल रहा था, केवल पिक यानी वन आइटम। तो यहाँ पे या तो रेड बॉल 1 को चूज करें, या रेड बॉल 2 को चूज करें, या रेड बॉल 3 को चूज करें, या ब्लू बॉल 1 को चूज करें, या ब्लू बॉल 2 को चूज करें। यहाँ पे शब्द क्या आ रहा है? शब्द आ रहा है या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको। या का मतलब क्या होता है? और जहां पे भी या आए, जहां पर भी या आए और आए, उसका मतलब होता है बेटा प्लस। इतना याद रखना। दूसरा इसमें पूछ सकता है कि अगर हमको पूछे कि पिक एनी वन रेड बॉल एंड वन ब्लू बॉल, ठीक, एक आपको रेड बॉल लेना है और एक आपको ब्लू बॉल लेना है, तब मेरा कंडीशन क्या क्या होगा? तो उस केस में मेरा कंडीशन होगा कि या तो हम रेड बॉल जो है, ये R1 बॉल है, इसके साथ जो है, इसके साथ या तो बॉल 1 ले लें, बॉल 2 ले लें। ये दो कंडीशन बन सकता है कि एक बार एक R1 रेड बॉल ले लिए और उसके साथ या तो B1 R1 रेड बॉल B1 बॉल ले लें, या R1 रेड बॉल और B2 ब्लू बॉल ले लें। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन। दूसरा कि अगर R2 हम रेड बॉल ले लें, ये जो रेड बॉल 2 है इसको ले लें और इसके साथ ब्लू बॉल 1 और ब्लू बॉल 2, इन दोनों में से कोई एक ले लें। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है कि रेड बॉल 3 लें और उसके साथ ब्लू बॉल 1 लें, ब्लू बॉल 2 लें। ये तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इसके साथ या ये लें या ये लें, ठीक है, या आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? और आ रहा है, और आ रहा है मतलब प्लस होगा। एंड ये इसके साथ ये लें या ये लें, और आ रहा है, और मतलब अब यहाँ पे आपका इससे जब आगे बढ़े तो बीच में क्या आ रहा है?
और आ रहा है, और मतलब बेटा होता है प्लस, और मल्टीप्लाई, और मतलब क्या, एंड, जहां पे भी एंड आए वहां पे मल्टीप्लाई, और जहां पे भी और आए वहां पे प्लस। उसके बाद रेड बॉल 2 के साथ, रेड बॉल 2 के साथ या तो ब्लू बॉल 1 ले लें या ब्लू बॉल 2 ले लें, और रेड बॉल 3 के साथ या तो ब्लू बॉल 1 ले लें या ब्लू बॉल 2 ले लें। तो यहाँ पे हम बेसिकली समझाना क्या कर रहे हैं कि तरीका मेरे पास 3 है, और उन 3 तरीके में दो दो तरीका दिख रहा है, यानी 3 मेरे पास बॉल रेड है और उसमें से 2 बॉल ब्लू ब्लू हम चूज कोई एक कर सकते हैं। तो टोटल 3 वेज हैं और 2 वेज है, मतलब 3 वे है आपका रेड बॉल चूज करने का, और 2 वेज है आपके क्या, ब्लू बॉल चूज करने का। तो टोटल कितना वेज हो गया, 6 वेज हो गया कि नहीं हो गया, टोटल 6 तरीका हो गया। उसी तरीके से जब हम कोई एक आइटम चुन रहे थे, पिक एनी वन आइटम, यानी इसके पहले वाला जब केस देखे थे, पिक एनी वन, जिसमें R1 R2 R3 B1 B2 था, कोई एक केस, तो इसमें या तो ये या तो ये या तो ये, तो यहाँ जहां पे भी आए उसमें और होता है, यानी प्लस, तो 3 प्लस कितना तरीका और 2, यानी कि 5 वेज था। हम एक या तो इसको चूज करें या इसको या इसको या इसको या इसको, यहाँ से भी दिख रहा है कि 5 तरीके से हम इस बॉल को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और अगर हमको एक रेड बॉल और एक ब्लू बॉल को चूज करना है तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं, 6 वेज होते हैं। अब यहाँ पे इतना चीज तो समझ में आया कि ये और में आप जो है प्लस करेंगे और एंड में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इतनी चीज समझ में आई। अब आगे बताते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है आपका फैक्टोरियल। क्या आता है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का साइन ये होता है, फैक्टोरियल का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक। एन फैक्टोरियल, क्या, एन फैक्टोरियल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, पहले एन नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा ना, वही आपका एन फैक्टोरियल होगा। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो गया, जैसे अगर हम लिखते हैं 1 फैक्टोरियल तो ये आपका 1 होगा। 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में बात आ रही है। 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको फर्स्ट फैक्टोरियल तो आपका फर्स्ट ही होगा, सेकंड होगा, थर्ड 6 होगा, 24 होगा, ये आपका 120 हो जाता है। 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 फैक्टोरियल याद रखना है आपका 720 होता है, 720। 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 10 का फैक्टोरियल याद रखो। 7 फैक्टोरियल आपका हो जाता है 540। इसमें मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर गिर गया। 8 फैक्टोरियल आपका होता है 40320। ये क्या होता है, 4302 ये 0, और ये होता है 36288। तो इतना आपका फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि फर्स्ट का फैक्टोरियल फर्स्ट होगा, सेकंड का सेकंड, थर्ड का 6, 3 फैक्टोरियल 6 होगा, 4 फैक्टोरियल 24, 5 का 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 540, 8 फैक्टोरियल 40,320 और 9 फैक्टोरियल 3,62,880 होता है।
यहाँ पे याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल आपका हमेशा 1 होगा, 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, और कोई भी नंबर अगर निगेटिव में है या डेसिमल में तो उसका फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होता है। जैसे कि अगर आपको -2 का फैक्टोरियल पूछे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। अगर 2.5 का फैक्टोरियल पूछे तो ये भी आपका नॉट डिफाइंड होगा। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको याद रहने चाहिए। अब अगर हम लोग फैक्टोरियल जो है, इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं, इसको अगर हम लोग रिवर्स करके लिखें, मतलब जैसे यहाँ पे तो हम लोग 2 से 1 की तरफ गए, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, यानी ये किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, समझ में बात आ रही है? तो इसका फॉर्मेट ये होगा इसका फॉर्मेट, इसको नोट कर लेना, अगर कोई नोट नहीं किया है तो वीडियो रिवर्स करके नोट कर लो। यहाँ पे जैसे अगर आपका n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक, ये जो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसका फॉर्मेट होता है n -1 n-2 n-3 डॉट डॉट 1 डॉट 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 1 तक। अब ये हुआ कैसे, अभी जो हम लिखे ना सेम वैसे ही है। जैसे अगर यहाँ पे हम लेते हैं 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल लेते हैं, तो 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही लिखोगे। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, n का अगर यहाँ पे n का वैल्यू 6 लें, इस फैक्टोरियल में n का वैल्यू 6 लें, तो क्या इस वाले जो ये फॉर्म है इसको सपोर्ट कर रहा है? अगर n का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू 6 है, तो उस केस में यहाँ पे n का वैल्यू आपका क्या हो गया, 6 हो गया। n-1 यानी 6 -1, नेक्स्ट स्टेप में आया 5, फिर n-2 यानी 6 -2, नेक्स्ट स्टेप में आया आपका 4, फिर n-3 यानी 6 - 3, नेक्स्ट स्टेप में आया आपका 2, फिर वैसे ही कंटिन्यू करते करते लास्ट स्टेप में आपका 1 आ गया। तो ये आपका फॉर्म होता है किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को लिखने का, चाहे 6 हो, 11 हो, 52, 36,000, किसी का भी फैक्टोरियल हो, उसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना कि कभी भी 5 फैक्टोरियल, जैसे अगर कहीं लिखा है कि अगर 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल ये लिखा है, तो ये कभी भी आपका ये जो 9 फैक्टोरियल है ये नहीं होगा। 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल, तो इस तरह की हरकतें ना करें कृपया। इसका सही तरीका है कि 5 फैक्टोरियल को आप लिखें, 5 फैक्टोरियल जो आपका होता है वो लिखें 120, 4 फैक्टोरियल जो आपका होता है वो लिखें 24, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 144 आएगा, यानी 12 का स्क्वायर आएगा। और ये आपका 9 फैक्टोरियल तो कतई नहीं होता है जहाँ तक हमको पता है, क्योंकि 9 फैक्टोरियल का वैल्यू 3,62,880 होता है। इसलिए इस तरह की हरकतें ना करें, समझ में बात आ गई? तो कभी भी किसी भी दो फैक्टोरियल्स, किसी भी दो नंबर के फैक्टोरियल्स का सम जो है उस नंबर के सम के फैक्टोरियल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख भी सकते हो 5 फैक्टोरियल 120 है, 4 फैक्टोरियल 24 है, और इनका सम करना है तो 144 आता है, जो कि 9 का फैक्टोरियल नहीं है। इसलिए इस तरह की हरकतें, नापाक हरकतें कृपया करके ना करें, ठीक? चलो अब कुछ आगे भी बताते हैं। यहाँ बोर्ड पे दो चीजें लिखी हैं, इन दो चीजों को समझें। यहाँ पे परम्यूटेशन को P से डिनोट किया गया है, कॉम्बिनेशन को C से डिनोट किया गया है।
परम्यूटेशन मतलब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स, और r क्या है, अरेंज। यानी कि जैसे अरेंज यानी n थिंग्स में से n का वैल्यू, जैसे यहाँ पे नंबर लेके चलते हैं, जैसे n का वैल्यू 3 है और r का वैल्यू आपका 2 है, ऐसे नंबर लेके चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। n इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 2, तो NPR का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ, ठीक आता है लेकिन आता नहीं, अरेंजमेंट ऑफ टू थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ टू थिंग्स एमंग थ्री थिंग्स। यानी तीन चीज में से, n का वैल्यू क्या है 3, तो तीन चीज में से कोई दो चीज का अरेंजमेंट, वही क्या होता है आपका NPR होता है। इसमें आपका अरेंजमेंट होता है, यानी कि इसमें अगर आप किसी भी ऑर्डर में कर दो, किसी भी ऑर्डर में किसी भी तरीके से उस चीज को अरेंज करो, उस सामान को, उस ऑब्जेक्ट को, किसी उस बॉडी को किसी भी तरीके से आप अरेंज करो, कोई मैटर नहीं करता, चाहे ABC लिखो, BCA लिखो, CAB लिखो, कोई मैटर नहीं करता कि किस तरीके से आपने इसको अरेंज किया है। 1 2 3 लिखें, 3 2 1 लिखें, 2 3 1 लिखें, 2 1 3 लिखें, कैसे भी लिखें, कोई मैटर नहीं करता है कि आप कैसे इसको अरेंज किए हो, बस अरेंजमेंट होना चाहिए n r थिंग्स का n थिंग्स के बीच में। NCR मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन नहीं होता है, NCR का मतलब होता है कि तीन चीज में से कोई दो चीज को चूज करना, तीन चीज में से कोई दो चीज को चूज करना, तो वो आपका NCR आता है। जैसे और इसमें इसमें आपका ऑर्डर मैटर करता है, इसमें आपका ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर हम 1 2 3 लिखे और 3 2 1 लिखे, तो इसको से जैसे ये दोनों अगर हम लिखे तो NPR में ये दोनों डिफर करेंगे, ये दोनों डिफर करेंगे, यानी इन दोनों का कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई मान नहीं होगा। लेकिन वहीं NCR में अगर हम 1 2 3 लिखें या 3 2 1 लिखें तो इनका मतलब सेम होगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता है और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। चाहे हम 1 2 3 लिखें, 3 2 1 लिखें, तो ये दोनों जो नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 3 2 1, इसको अलग ही माना जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, नहीं करता है, NCR में ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता है, जबकि NPR में आपका ऑर्डर मैटर करता है। तो इस केस में आप ABC लिखो, BCA लिखो, CA भी लिखो, तो इन सब को अलग माना जाएगा, क्योंकि ये सारे अलग ऑर्डर में है। पहले आपका ABC है, फिर BCA है, फिर CAB है, तो सारे आपके अलग ऑर्डर में है, 1 2 3 3 2 1 2 3 1 2 1 3। लेकिन इसमें क्योंकि आपका NCR में ऑर्डर ऑर्डर जो है यानी सीक्वेंस, एक सीरीज सीक्वेंस जो है वो आपका मैटर नहीं करता है, जिसके कारण 1 2 3 लिखे, 3 2 1 लिखे, 2 1 3 लिखे, इन सारे का वैल्यू एक ही माना जाएगा, सेम ही माना जाएगा, क्योंकि इन तीनों में तीन ही डिजिट्स हैं, 1 है, 2 है और 3 है, यही तीन डिजिट से ना मिलके नंबर मिला है, नंबर बना है, तो सेम ही रहेगा, तो एज इट इज। जैसे इसका परम्यूटेशन में NPR दोनों का फॉर्मूला कुछ कुछ होता है, वो लिख देते हैं। NPR का फॉर्मूला और NCR का फॉर्मूला। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, समझ में बात है। और इसका होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। NPR का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये दोनों फॉर्मूला कृपा करके नोट करें, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इन सर्कुलर अरेंजमेंट की, सर्कुलर चीजें, गोल गोल जो चीज होती है उसमें कैसे अरेंज किया जाता है। अच्छा, एक चीज और अभी हम लोग जान लेते हैं, उसका सर्कुलर अरेंजमेंट को बताता हूँ।
जैसे अगर आपके पास जैसे दो कंडीशन है, NC0 क्या, NC0 और NCN कंडीशन, ये दो है, जहां पे NC0 मतलब n नंबर ऑफ थिंग्स में से कोई भी चीज को सिलेक्ट नहीं करना, कोई भी चीज को चूज नहीं करना। NCN मतलब n नंबर ऑफ थिंग्स में से n नंबर ऑफ थिंग्स को चूज कर लेना। समझ में बात आ रही है? n नंबर ऑफ थिंग्स में से n नंबर ऑफ थिंग्स को चूज कर लेना। तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ कि मानते हैं कि NC0 है और NC0 मतलब कोई भी चीज को चूज नहीं करना, तो इसमें तो आपका एक ही कंडीशन बना कि कोई भी चीज को चूज नहीं करना। NC0 मतलब 1, NC0 मतलब 1 हो जाएगा कि कोई भी कंडीशन को चूज नहीं करना। तो एक ही कंडीशन बच रहा है भाई कि कोई कंडीशन को चूज नहीं करना, यही आपका एक कंडीशन है। NCN में से मतलब पांचों में से पांचों कंडीशन को चूज कर लेना। मतलब अगर इसका हम लोग फॉर्मूला लिखें तो NCN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर n फैक्टोरियल लिखें बाई r की जगह भी n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल करें इंटू n माइनस n फैक्टोरियल लिखें, n माइनस n का फैक्टोरियल। ठीक, तो यहाँ से यहाँ कटा कितना आया 1, और n में से n गया 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ रहा है, NCN भी कितने के बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो NCN भी आपका 1 के बराबर आ रहा है। अगर NC0 भी आपका 1 के बराबर है, NCN भी आपका 1 के बराबर है, तो क्या NC0 और NCN बराबर होगा? तो यहाँ तो बिल्कुल होगा। तो NC0 इज इक्वल टू NCN, जहाँ पे हम लोग जीरो को P मान लेते हैं और N को Q मान लेते हैं, Q इज इक्वल टू N। तो फाइनली हम लोग को जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि NCP प्लस इज इक्वल टू NCQ, जहाँ पे इसका दो एस्पेक्ट हमको सामने आ रहा है कि अगर NCP आपका NCQ के बराबर है, तो उस केस में P और Q दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपका दिख रहा है एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि अगर NCP और NCQ दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो P प्लस Q का वैल्यू हमेशा जितने नंबर ऑफ थिंग्स थे उसके बराबर होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग P का वैल्यू क्या माने हैं 0, Q का वैल्यू क्या माने हैं N, तो अगर यहाँ पे 0 प्लस N करें तो किसके बराबर रहेगा, N ही के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे हम यही बात समझाना चाह रहे थे कि NC0 और NCN दोनों का वैल्यू 1 के बराबर होता है। अगर इन दोनों का वैल्यू 1 के बराबर होता है तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। जहाँ पे अगर हम लोग 0 को P मान ले और N को Q मान ले, तो NCP इज इक्वल टू NCQ, जहाँ पे दो एस्पेक्ट निकल के आए कि P और Q दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और P प्लस Q दोनों का सम जो होगा ओरिजिनल पावर के बराबर होगा। ठीक, देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट को आप समझते हैं। जैसे n नंबर ऑफ पीपल्स है, n का वैल्यू यहाँ पे कुछ मानते हैं, n क्या 6 लोग मानते हैं कि 6 लोग, अगर मेरे पास टोटल 6 आदमी हैं, एक आदमी ये हो गया, 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 और एक आदमी ये हो गया। ठीक, 6 आदमी है। इन 6 लोगों को, ये जो 6 पीपल्स हैं, इन 6 लोगों को 6 सीट पे बैठना है। तो कैसे बैठ सकते हैं, तो पहला आदमी जो है आपका एक ही तरीके से बैठ सकता है। क्यों एक तरीके से बैठ सकता है, अब यहाँ पे थोड़ा इमेजिन कर पाओगे। जैसे
अगर ये पहला आदमी अगर यहाँ पे बैठता है, पहला आदमी कहाँ बैठता है, यहाँ पे, तो इस केस में उसके लिए, इस केस में उस, अगर तुम खुद इमेजिन करके देखो, अगर ये एक राउंड टेबल है और इस पे यहाँ पे एक चेयर है, 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 यहाँ पे एक चेयर है और यहाँ पे एक चेयर है, तो अगर पहला आदमी यहाँ बैठता है तो उसके राइट साइड में एक चेयर होगा, लेफ्ट साइड में एक चेयर होगा और सामने 3 चेयर होंगे। पहला आदमी बैठता है, अगर वही पहला आदमी यहाँ पे बैठता है तो फिर उस कंडीशन में उसके राइट साइड में आपका एक चेयर होगा, लेफ्ट साइड में एक चेयर होगा और सामने में 3 चेयर होंगे। अगर यहाँ पे वो बैठता है तो उस केस में भी राइट साइड में एक चेयर, लेफ्ट साइड में एक चेयर और सामने में 3 चेयर होगा। अगर यहाँ पे वो बैठता है तो उस केस में भी राइट साइड में एक चेयर, लेफ्ट साइड में एक चेयर, सामने में 3 चेयर होगा। ऐसे ही चलते चलते हर केस में उसके साथ होगा और हर केस में उसको जो चेयर का पोजीशन है यानी जो सामने का व्यू है वो सिमिलर दिखाई देगा। तो टोटल तरीका कितना हुआ, एक ही तरीका, बस पोजीशन वो चेंज कर रहा है, यहाँ 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 यहाँ, बाकी तरीका तो एक ही है कि लेफ्ट में एक चेयर होगा, राइट में एक चेयर होगा और सामने में 3 चेयर होंगे, एक ही तरीका है। तो पहला आदमी जो है 1 फैक्टोरियल बेस से बैठ सकता है, केवल एक ही तरीके से। तो अगर पहला आदमी यहाँ पे बैठ गया, पहला आदमी यहाँ पे बैठ गया, फिर दूसरा आदमी आया, आदमी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो दूसरा आदमी अगर आया और दूसरा आदमी अगर बैठना चाहे, दूसरा आदमी बैठना चाहे तो उसके लिए कितना तरीका होगा, उसके लिए ये तरीका होगा कि अगर वो यहाँ पे बैठे तो राइट साइड में देखो, ध्यान से देखो, अगर वो यहाँ पे बैठे तो राइट साइड में उसके लिए, राइट साइड में एक चेयर खाली होगा लेकिन लेफ्ट साइड वाला चेयर उसके लिए फिल्ड होगा क्योंकि पहला आदमी बैठा हुआ है। अगर वो आदमी अब जाके यहाँ पे बैठे तो पहला कंडीशन क्या आया, पहला कंडीशन ये आया कि अगर दूसरा आदमी यहाँ पे बैठता है तो उसके लिए राइट साइड वाला चेयर खाली है और लेफ्ट साइड वाला चेयर फिल्ड है और सामने का 3 चेयर खाली है। दूसरे आदमी के लिए पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन दूसरे आदमी के लिए ये होगा कि वो यहाँ बैठे तो उस केस में उसके लिए राइट साइड वाला चेयर खाली है, लेफ्ट साइड वाला चेयर खाली है, लेकिन सामने जो 3 चेयर है उसमें एक चेयर फिल्ड है। तीसरे तरीके में अगर वो यहाँ बैठेगा तो सामने लेफ्ट और राइट वाला चेयर खाली रहेगा लेकिन सामने में से मिडिल फील्ड, सामने जो 3 चेयर है उसमें से मिडिल वाला चेयर फिल्ड रहेगा। अगर यहाँ बैठता है तो लेफ्ट राइट चेयर खाली रहेगा लेकिन ये वाला चेयर, सामने का 3 चेयर में से एक चेयर खाली रहेगा। और यहाँ बैठता है तो उस केस में उसका राइट चेयर क्या रहेगा, फिल्ड रहेगा, एक आदमी बैठा हुआ है पहला पर्सन, और लेफ्ट चेयर खाली रहेगा। तो टोटल कितना हुआ, 5 तरीका। तो सेकंड आदमी 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकता है। उसी तरीके से अगर सेकंड आदमी यहाँ बैठ गया, फिर तीसरा आदमी आया, दूसरा आदमी बैठ गया, तीसरा आदमी आया, वो यहाँ पे बैठेगा तो उसके लिए कितना तरीका होगा, देखो उसके लिए फिर 4 तरीका होगा, समझ रहे हो, उसके लिए फिर 4 तरीका होगा। उसी तरह से चौथा आदमी आएगा उसके लिए 3 तरीका होगा। पांचवा आदमी आएगा उसके लिए 2 तरीका होगा। पांचवा आदमी, चौथा आदमी बैठा, तीसरा आदमी बैठा, चौथा आदमी बैठा, पांचवा आदमी बैठा, तो पांचवें आदमी बैठा और छठा आदमी जो बैठेगा उसके लिए फिर कितना तरीका होगा, उसके लिए फिर कितना तरीका होगा, एक ही तरीका होगा। तो 6 जो पर्सन बैठेगा वो तो एक ही तरीके से बैठ सकता है। तो पहला आदमी भी एक तरीके से बैठ सकता है और छठा आदमी भी एक ही तरीके से बैठ सकता है। बाकी सारे जो है इनफाइनाइट बेस से बैठ सकते हैं। इनफाइनाइट नहीं मतलब 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 किसी भी तरीके से। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में बस ध्यान ये रखना है कि 6 पीपल अगर सिट कर रहे हैं, 6 लोग अगर बैठ रहे हैं तो वो किस तरीके से बैठ सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बेस से, 6 - 1, क्योंकि एक कंडीशन ये छोड़ो ना,
एक कंडीशन जो होगा उस वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक कंडीशन में ये जो अगर पहला आदमी जो बैठा है पहला कंडीशन उसके लिए हर डायरेक्शन में सेम है। अगर वो यहाँ बैठे तो तब भी उसके लिए ये दोनों कुर्सी खाली और सामने वाला कुर्सी खाली है। यहाँ बैठेगा उस केस में ये कुर्सी खाली, यहाँ बैठेगा तो ये 5 कुर्सी खाली। तो एक कंडीशन उसमें से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो 6 पीपल अगर सर्कुलर वेज में कैसे बैठेंगे, तो 6 - 1 यानी 5 फैक्टोरियल वेज में। अगर पूछा जाए कि 8 पीपल कैसे बैठेंगे, 8 पीपल जो है सर्कुलर वेज में कैसे बैठेंगे, तो 8 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल वेज में, यानी 7 फैक्टोरियल वेज में, यानी 540 तरीकों से बैठ सकते हैं। समझ में बात आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ। तो यही होता है सर्कुलर अरेंजमेंट।